गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में एनसीईआरटी 9th क्लास पेज नंबर 6 का जो इंटेक्स का क्वेश्चन है वह देखिए। एक डिफिनेशन है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। इसका मतलब ये हुआ किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति आयतन, एक आयतन में उसका कितना द्रव्यमान होता है उसको हम लोग डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी बराबर होता है मास बटा वॉल्यूम। वॉल्यूम यूनिट वॉल्यूम और उसका मास। तो उस वॉल्यूम में, एक यूनिट वॉल्यूम में उसका मास क्या है, दोनों के हम लोग रेशियो को डेंसिटी कहते हैं। मास ऑब्लिक वॉल्यूम, डेंसिटी बराबर मास ऑब्लिक वॉल्यूम। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी, घनत्व। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं घनत्व कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि लोहा का डेंसिटी अधिक होता है, पानी का डेंसिटी कम होता। अगर डेंसिटी में आप ऐसे चलते हैं तो देखिए, पार्टिकल किसी सब्सटेंस में दो पार्टिकल के बीच का दूरी जितना कम होगा, अट्रैक्शन फोर्स जितना मजबूत होगा, उसका डेंसिटी उतना अधिक होगा। और पार्टिकल के बीच में, सब्सटेंस के पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो उसका पार्टिकल का स्पेस ज़्यादा होगा तो उसका डेंसिटी कम होगा। ये जनरल, ये बोलचाल की भाषा में समझा रहे हैं कि जो जितना हुआ है एक रेयरर होता है, एक कंप्रेसिव होता है। जो जितना घना है जिसके पार्टिकल जितने करीब में है उसका अट्रैक्शन फोर्स अगर काफ़ी मजबूत है तो उसका डेंसिटी अधिक होता है। ऐसे हम लोग लैंग्वेज में कहते हैं कि द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। एक बर्फ का टुकड़ा पानी पर तैरता है, लेकिन लोहे की कील पानी में नहीं तैरती है। तो डेंसिटी ऑफ द आयरन ऑफ नेल्स इज द मैक्सिमम या ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ द वाटर्स, जिसके कारण वह टुकड़ा पानी में डूब जाता है। लेकिन बर्फ का टुकड़ा पानी में नहीं डूबता है, क्योंकि पानी में इनकॉन्सिस्ट नेचर पाया जाता है, पानी में असंगत प्रसार पाया जाता है। दुनिया के सारे पदार्थ अगर वह पिघलते हैं तो उनका वॉल्यूम बढ़ता है, अगर फ्रीजिंग होते हैं तो वॉल्यूम उसका घटता है। अब पानी का ठीक उसका उल्टा है। पानी अगर जमेगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, पिघलेगा तो वॉल्यूम घटेगा। एग्जाम्पल के लिए एक गिलास आइस लीजिए, उसको पिघलने के लिए छोड़ दीजिए। आपने एक गिलास आइस लिया था, उसके बाद देखिए कि उस गिलास में वह आइस जो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है उसकी कितनी क्वांटिटी हो रही है, गिलास में कहाँ तक वो पहुँच रहा है। तो आप समझ जाएंगे कि पानी ही एक ऐसा सब्सटेंस है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड में, सॉलिड में और गैसेस में। और पानी ही एक ऐसा सब्सटेंस है कि जमने पर उसका वॉल्यूम बढ़ता है और पिघलने पर वॉल्यूम घटता है। इसलिए बड़े बड़े जो शिलाखंड होते हैं, आइस के जो टुकड़े होते हैं, बड़े बड़े जो बर्फ़ के टुकड़े होते हैं, वह क्या होते हैं, पानी के ऊपर तैरते हैं। और उसके अंदर के जो एक्वाटिक के क्रीचर्स हैं, जलीय जीव हैं, आसानी से अपना जीवन यापन करते हैं। उस बर्फ़ का प्रभाव जल में रहने वाले जीव पर कुछ भी नहीं पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे अगर जनरली में लीजिएगा तो जिसके पार्टिकल जितने करीब में होंगे, लोहा का डेंसिटी अधिक होता है, उससे कम डेंसिटी वाटर का होता है, उससे कम डेंसिटी गैस का होता है। लोहे में दो पार्टिकल के बीच की दूरी काफ़ी कम होता है और अट्रैक्शन फोर्स काफ़ी मजबूत होता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़िए, गैस में दो पार्टिकल, लिक्विड में चलिए, लिक्विड में दो पार्टिकल के बीच का दूरी ज़्यादा होता है, अट्रैक्शन फोर्स लोहे के बनिस्बत कम होता है। और गैस में चलिए, पार्टिकल काफ़ी दूरी पर होते हैं, वाइब्रेट करते हैं, अट्रैक्शन फोर्स नहीं के बराबर होता है। तो मिला जुला कर ये हुआ डेंसिटी। तो आपके जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 1 में है
कुछ पदार्थों को दिया गया है बढ़ते हुए डेंसिटी के बारे में, आपको डेंसिटी के आधार पर अरेंजमेंट करना है। हवा, एक्सहॉस्ट फ्रॉम द चिमनी, चिमनी से निकला हुआ धुआं, उसके बाद है होनी, उसके बाद है वाटर, उसके बाद है चौक, उसके बाद है कॉटन एंड उसके बाद है आयरन। बढ़ते हुए डेंसिटी के रूप में लिखना है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि बढ़ते हुए डेंसिटी के रूप में सबसे कम डेंसिटी आपके भी नज़र से ऐसी भी देखा जाए तो सबसे कम डेंसिटी हवा का होता है। उससे ज़्यादा डेंसिटी, चूँकि चिमनी के धुएं में डस्ट वगैरह, डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स सस्पेंशंस होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं, तो उसके बाद आपका आ जाएगा चिमनी का धुआं। उसके बाद आप रुई को ले सकते हैं, उसके बाद आपका है एयर हॉक्स्ट है, चिमनीज है, होनी है, वाटर है, कॉटन। रुई को आप ले सकते हैं और रुई के बाद आप जल को लेंगे, जल के बाद शहद को लेंगे और शहद के बाद चौक लेंगे, चौक के बाद आयरन लेंगे। सबसे ज़्यादा डेंसिटी आपका किसका होगा? आयरन का होगा। तो डेंसिटी को बोल चाल में समझिए कि आयरन में देखिए, आयरन में दो पार्टिकल के बीच की दूरी काफ़ी कम होगा और अट्रैक्शन फोर्स काफ़ी मजबूत होगा। उस आधार पर अट्रैक्शन फोर्स और स्पेस के आधार पर, दो पार्टिकल के स्पेस के आधार पर ही कोई भी सब्सटेंस लिक्विड में, सॉलिड में, लिक्विड में, सॉलिड में और गैसेस में कन्वर्ट होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का ए है, टेबुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टर ऑफ द स्टेट ऑफ द मेटर्स। कैरेक्टर ऑफ द स्टेट ऑफ द मेटर, मेटर के 3 अवस्था होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ये जो अवस्थाएं पाई जाती है ओनली ड्यू टू फॉर द वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल्स एंड द difference space between two particles and the attraction force between them। इन सबों के आधार पर उनकी अवस्थाएं चेंज होती है। अगर आप सॉलिड की बात करते हैं तो एक लोहा लीजिए, लोहा कंप्रेसेबल नहीं होता है, इसका मास भी डिफिनिट होता है और वॉल्यूम भी डिफिनिट होता है। कितना उसमें मास है और कितना वो जगह छेकेगा वो दोनों फिक्स होता है। उसके बाद लोहा, आयरन इज द नॉट कंप्रेसेबल्स, वह संपीड्य नहीं होता है, दबाकर उसको छोटे आकार की जगह में नहीं हटा सकते हैं, छोटे आकार की जगह में उसको आप नहीं हटा सकते। अगर ज़्यादा प्रेशर दीजिएगा तो विकृत हो सकता है लेकिन वह कंप्रेस्ड नहीं हो पाएगा। तो इसका सबसे पहले तो यह रिजिडेबल्स होता है, रिजिड होता है, दृढ़ होता है, और शेप और इसका मास और वॉल्यूम दोनों फिक्स होता है। तीसरा, इसका घनत्व क्या होता है? सबसे अधिक होता है। सॉलिड का जो डेंसिटी होता है लिक्विड से भी अधिक होता है और गैस से भी अधिक होता है। और यह बर्तन जिस बर्तन में रखा जाएगा उसका यह शेप, चूँकि मतलब उसका जो इसका जो वॉल्यूम और मास जो है दोनों करीब करीब फिक्स है, लिमिट है, डिटरमाइंड्स है, और इनमें फ्लूइडिटी का गुण नहीं पाया जाता है। लेकिन लिक्विड और गैसेस में फ्लूइडिटी, बहने, तरलता का गुण पाया जाता है। लिक्विड का वॉल्यूम तो डिफिनिट होता है लेकिन उसका शेप डिफिनिट नहीं होता। जैसे 1 लीटर दूध है, 1 लीटर दूध को जिस बर्तन में रखिएगा उसको वो शेप ले लेगा लेकिन क्वांटिटी उसका 1 लीटर ही रहेगा। गैस का न तो उसका वॉल्यूम डिटरमाइंड्स है, फिक्स है, और न तो उसका शेप फिक्स है। उसके बाद लिक्विड के 2 पार्टिकल के बीच का दूरी जितना होता है उससे अधिक गैसेस में होता है। लिक्विड के 2 पार्टिकल के बीच में 2 अट्रैक्शन फोर्स होता है, उससे कम अट्रैक्शन फोर्स आपका गैस के पार्टिकल्स में होता है। लिक्विड और गैस दोनों में बहने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी पाई जाती है, और गैस का डेंसिटी कम होता है, लिक्विड का डेंसिटी ज़्यादा होता है। उसके बाद इसको बर्तन, ये जो द्रव है, द्रव को कंप्रेसेबल दबाव देकर 200 ml पानी को 100 ml बोतल में नहीं कंटेन किया जा सकता है। यह कंप्रेसेबल नहीं है, नहीं के बराबर कंप्रेसेबल है। लिक्विड को
किसी खास कंटेनर में एक ह्यूज क्वांटिटी को नहीं भरा जा सकता है कंप्रेस्ड करके, लेकिन एलपीजी हुआ, सीएनजी हुआ, गैस हुआ, ये हाई कंप्रेसेबल्स होता है। ये पूरी संपीड्य होती है, इसको आसानी से संपीड्य करके एक छोटे कंटेनर में ढाला जा सकता है और दोनों में फ्लूइडिटी का गुण पाया जाता है, फ्लूइडिटी का टेंडेंसी पाया जाता है, लेकिन सॉलिड में नहीं। अब हमारा प्रश्न है कि कन्वर्ट ओपन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द, इसका देखिए डिफिनेशन हमको देना है। कमेंट्स ऑफन द फॉलोइंग्स। सबसे पहले क्या है? रिजिडिटी। सबसे पहले हमारा क्या है? रिजिडिटी। इस पर आपको टिप्पणी लिखना है। इसके बारे में रिजिडिटी के मतलब क्या हुआ? आप कहते हैं ना कि फलाना व्यक्ति रिजिड टेंडेंसी का है, जिद्दी प्रकृति का है। तो जो सॉलिड होता है वह सॉलिड होता है, रिजिड टेंडेंसी का होता है। लाख उसमें कंप्रेसेबल कीजिएगा, प्रेशर दीजिएगा तो वो विकृत नहीं होगा, टूट जाएगा, लेकिन उसको कंप्रेस करना संभव नहीं है। ऑल सॉलिड्स आर द रिजिडेबल्स टेंडेंसी। रिजिड टेंडेंसी के होते हैं, दृढ़ होते हैं, उनमें दृढ़ता पाया जाता है। जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं उसमें दृढ़ता होने के कारण, रिजिड होने का मेन कारण यह है कि सॉलिड पदार्थों के दो पार्टिकल के बीच का जो अंतर आणविक बल है, जो इंटर एक्शंस फोर्स है, वह काफ़ी मजबूत होता है और दो पार्टिकल की बीच की दूरी भी काफ़ी कम होती है। इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? रिजिड। इट्स टेंडेंसी द कॉल्ड रिजिड, इट्स नेचर इज द कॉल्ड द रिजिड। रिजिडिटी, दृढ़ता, ये केवल सॉलिड में ही दृढ़ता आपको देखा गया है। अब चलिए फिलिंग द गैस कंटेनर। किसी बर्तन में गैस को भरना। अभी हम बताए कि दो गैसों के दो कणों के बीच में काफ़ी जगह होती है, एंड वेरी लार्ज डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स ऑफ द गैस ऑफ द गैस। काफ़ी लंबी दूरी होती है और उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स भी काफ़ी कम होते हैं। उनके बीच के अट्रैक्शन फोर्स भी काफ़ी कम होते हैं और यही कारण है कि गैस इज द हाईली कंप्रेसेबल्स। गैस अत्यधिक संपीड्यता का पालन करते हैं, जैसे एलपीजी है, सीएनजी है। मेथेन को हम लोग जब कंप्रेस्ड करते हैं तो उसको सीएनजी कहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। एक बड़ी क्वांटिटी में कम छोटे से सिलेंडर में हम लोग क्या करते हैं? उस सीएनजी को हम लोग भर देते हैं और भरने के बाद उसको फ्यूल्स के रूप में बड़े बड़े महानगरों में उसको हम लोग व्हीकल में चलाते हैं। आपका एलपीजी घर में जो नॉर्मल ब्यूटेन आइसोब्यूटेन का मिश्रण है, उसमें भी भारी मात्रा में हम लोग क्या करते हैं? कम भारी मात्रा में एक छोटे सिलेंडर में हम नियर अबाउट 14 किलो आप भर सकते हैं। दूसरा है क्या आपका कंटेनर्स। यही कारण है कि गैस को जिस कंटेनर में चाहते हैं उस कंटेनर में भर लेते हैं। न तो उसका शेप निश्चित है, न तो उसका वॉल्यूम निश्चित है। उसके वाइब्रेट्स, उसके पार्टिकल तेजी से वाइब्रेट करते हैं, उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स भी नहीं के बराबर होता है और काफ़ी दूर होता है। एक और क्वेश्चन है हमारा है, आप देखे हैं किनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। किसी भी पार्टिकल्स को जब बाहर से हीट देंगे, ऐसे तो which energy the obtained due to the motion of the object is called the kinetic energy। तो डियर स्टूडेंट्स, किनेटिक एनर्जी और डेंसिटी तो मैंने बता ही दिया था। किनेटिक एनर्जी एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में है, इसलिए इसको कल के ऑनलाइन क्लासेस में मैं जरूर डालूंगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हुआ और केवल किनेटिक एनर्जी का एक वाइडली पैमाने पर डिफिनेशन दूंगा। इसको अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि हमारा ये जो मेहनत होगा वह सार्थक होगा। क्लासमेट को आप शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।